नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं देश की बात। और आज देश की बात में सबसे पहले बात पंजाब के संगरूर की। पंजाब का जो संगरूर है वो मुख्यमंत्री का घर है, वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री का, लेकिन यहां पर आज मुख्यमंत्री के घर के बाहर ही जमकर हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर कुछ मजदूर संगठन प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जिनकी अपनी मांगे थी और इसलिए एक बड़ी भीड़ वहां पर जमा हुई थी। जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो है वो चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर की भीड़ है। पंजाब के सीएम का घर संगरूर है और वहां पर उनके घर के बाहर एक बड़ी तादाद में मजदूर इकट्ठा हुए, लेकिन इसी दौरान मजदूरों की जो मांग थी उनकी भीड़ जो इसको लेकर इकट्ठा हुई थी, उसे तितर बितर करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ मजदूरों की झड़प हुई और पुलिस ने उनको वहां से तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जैसा यहां पे दिख रहा है साफ इस वीडियो में कि एक बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे, मजदूर वहां पर पहुंचे थे। वो अपनी मांगे रख रहे थे। उनकी मांगे उनके रोजगार को लेकर है, उनको मिलने वाले भत्ते को लेकर है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान पंजाब पुलिस को उन्हें वहां से हटाने के लिए या भीड़ को वहां से तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन इस लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾੜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुलवंत सिंह हमारे साथ हैं। कुलवंत, ये बताइएगा कि वहां पर उनकी मांगे क्या थी? जो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, मजदूर जो इकट्ठा हुए थे, वो इतनी बड़ी संख्या में आए थे, ये कौन सा मजदूर संगठन था और किन मांगों को लेकर वहां जमा हुआ था? देखिए नगमा, ये काफी समय से इनका ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। पिछले समय जब भगवंत मान की सरकार जब होंद में आनी थी, जब बननी थी सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तो उस वक्त भी ये जो इनको भगवंत मान ने आश्वासन दिया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। इनमें से मुख्य मांगे जो थी इनकी 5-5 मरले के प्लाट जो थे इन्होंने मांगे थे, जमीन के प्लाट मांगे थे और इसके अलावा जो खेत मजदूरों की मजदूरी थी वो मनरेगा के तहत जो है वो मनरेगा 2005 एक्ट के तहत जो है वो 700 रुपये दिहाड़ी करने की मांग कर रहे थे ये लोग। जितने भी पंचायती जमीनें थी उनमें से 30 से 33% जो थे उनको अलॉटमेंट किए जाने की, खेत मजदूरों को अलॉटमेंट किए जाने की इनकी मांग थी। और इसको लेकर एक मीटिंग जो थी इनकी भगवंत मान के साथ हो भी चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई मीटिंग नहीं हो पाई। जमीन प्राप्ति संघर्ष मोर्चा भी इनमें इसके साथ था और जी टोटल जो थे ये 7 से 8 मजदूर जथेबंदियां जो इकट्ठी हुई थी, एक साझा मजदूर एक्शन कमेटी बनाई गई थी। उसके तहत जो थी ये मजदूर जो इकट्ठे हुए थे, पूरे पंजाब से 7 से 8 हजार मजदूर जो थे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और इनकी ये मांगे थी कि ये हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि हमारी जो मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग फिक्स की जाए और उनके सामने हम लोग ये मांगे रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो जब ये 12 बजे मुख्यमंत्री की रिहायश से 1 किलोमीटर दूर एकत्रित हुए और स्टेज लगा के इन्होंने अपने प्रदर्शन भी किया, अनाउंसमेंट्स भी की, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सरकार का और ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनके पास पहुंचा और इनको लेकर इनके साथ बात की कि आपकी आगे बात करवाई जाएगी। तो जब ये देखा कि 2 घंटे होने के बावजूद भी इनके पास कोई भी नहीं आया, तो इन्होंने एक जो मुहिम स्टार्ट की थी कुंडी खड़काओ, तो उसके तहत जो है वो सारे लोग एकत्रित होके आगे बढ़े मुख्यमंत्री की रिहायश की तरफ। तो आधा किलोमीटर दूर पे इनको बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक लिया
तो उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ बात करवा दी जाए मुख्यमंत्री की साहब से, या उनके मिलने का आश्वासन दिया जाए लिखती। लेकिन जब बात उनकी नहीं बनी तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, काफी झड़पें हुई। उसके बाद जो वो इनके लाठीचार्ज हुआ और 7 से 8 मजदूर इनके जख्मी हुए, पुलिस वाला भी एक नाक पे चोट लगी है। नगमा जी, शुक्रिया आपका। ये पूरा मामला क्या है इसे समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुकेश मलौद, जो अध्यक्ष हैं जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी। मुकेश जी, ये हमने जो आज वीडियो देखा, जो तस्वीरें देखी हैं संगरूर से, वहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। मुख्यमंत्री वहां पर तो थे भी नहीं, पर मुख्यमंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इतनी नाराजगी लोगों की वहां पर नजर आई, पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा तितर बितर करने के लिए। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं बताया जा रहा है। तो वहां जो आप लोग गए थे, किस उम्मीद से गए थे? जो अभी आपके साथी घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार जो गुजरात के इलेक्शन के दौरान ये बोल रहे हैं कि पंजाब के लोग बहुत खुशहाल हैं इस पार्टी से, तो एक बात तो बता दें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनसे सिर्फ एक बार हमारी मीटिंग हुई जो मजदूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उनके साथ मीटिंग में जो वादे किए वो बोले कि आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन उन मांगों को मानकर इम्प्लीमेंट करने का मामला था, लेकिन वो करने के लिए वो तैयार नहीं हुए और बार बार मीटिंग का समय देते हैं, बाद में मीटिंग नहीं करते। मतलब इस तरह का एटीट्यूड है उनका। आश्वासन क्या मिला था आप लोगों को? पहले जैसे पंचायती जमीन में से 1/3 जो संविधान के हिसाब से ऐसी कोटा का रिजर्व है, उनको वो जमीन लेने का मामला था। जो 5-5 मरले के प्लॉट्स लेने का मामला था, सहकारी सभा में मेंबरशिप का मामला था। ऐसे ही छोटे छोटे जो मामले थे जिनको लेकर उन्होंने, दिहाड़ी का मामला था, हम लोग डिमांड कर रहे थे कि 700 रुपये दिहाड़ी हो। उन्होंने हमें बोला कि हम दिल्ली के पैटर्न पे ये दिहाड़ी का मामला जो हल करेंगे, लेकिन तो अभी आप लोग वहां पे मजदूरों की दिहाड़ी क्या है? आप लोगों की मांग है कि 700 हो। जो आज आप लोग वहां पर जमा हुए एक बड़ी संख्या में, तो आपकी मुख्य मांगे क्या थी? पहली हमारी मांग दिहाड़ी की मांग थी मजदूरों की 358 रुपये यहाँ जो दिहाड़ी का रेट है, लेकिन अगर केरला में देखें तो उसका रेट पंजाब से डबल से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ने हमसे वादा भी किया था कि हम दिहाड़ी का रेट बढ़ाएंगे, लेकिन उससे वो साफ मतलब मुकर गए। इवन के मजदूरों के साथ वो मीटिंग का वादा करने के बाद भी मीटिंग करने के लिए कभी तैयारी नहीं थी। बाहर जो मतलब बैनर्स लगाकर मीडिया के जरिए झूठा प्रचार करने में पूरा जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पंजाब के लोगों की कोई मांग मानी, इस बात की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इस प्रदर्शन के बाद आप लोगों को उम्मीद है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी? अभी आज यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं, तो जो पुलिस लाठी चार्ज हुई उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखो, आज भी हम पिछले 2 महीने से इस मांग को लेकर तैयारी कर रहे थे। अखबारों में, मीडिया के जरिए उन तक बात भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो इस बात पे पूरा मतलब इस तरह सा मूड है उनका कि अब हम सत्ता में आ गए तो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और ये बात उनको पहले से पता होने के बावजूद, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोगों ने कुछ देना तो नहीं है, इसीलिए वो बात करने से भी भाग गए हैं। आज भी जब हम लोग ये मांग कर रहे थे कि वो हमें मीटिंग का कम से कम समय दें, जो मांगे मानी हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, तो उन बातों के लिए भी वो मीटिंग का टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो हमारे लोग जब वहाँ पे इस बात पे रुके कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तो जबरदस्ती पुलिस से उन्होंने जो पुलिस बल प्रयोग करके हमारे लोगों को वहां से खदेड़ा। बहुत से लोग हमारे जख्मी हुए, लगभग 23 लोगों को जो चोटें आई हैं। और उसके बाद जाकर जब ये बात मीडिया से बाहर और स्टेट तक पहुंची, तब जाके उन्होंने मीटिंग का समय तय किया, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जो नकाब पहनकर हम दूसरे जो स्टेट हैं उनमें ये बात अपना भ्रम फैला रहे हैं।
ये मीडिया के जरिए वो भ्रम टूटेगा। तो आप कह रहे हैं तब कि जाके अब जब उन्होंने बात बाहर आई है, 21 सितंबर का मीटिंग जी, जब बात बाहर आई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल रही है ये बात, तब जाके आप लोगों को मीटिंग का समय मिला है, जो मीटिंग का समय भी मुख्यमंत्री नहीं दे रहे थे, जबकि कई वादे आप लोगों से किए गए, ऐसा आपका कहना है। एक प्रमुख मांग जो है वो दिहाड़ी बढ़ाने की भी मांग है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो पंजाब के संगरूर की ये तस्वीर थी, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उनकी एक मुख्य मांग तो उनकी दिहाड़ी बढ़ाने से है और शिकायत ये भी है कि मुख्यमंत्री तमाम वादे करके वक्त नहीं देते हैं मिलने का। तो ये हाल है पंजाब के संगरूर का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीडी चुनाव की, जहां पे दिल्ली में मुख्य टकराव जो है वो बीजेपी और आप के बीच ही लग रहा है। वैसे दिल्ली में अब अपने घरों का साइज आप बढ़ा सकेंगे, ये सुविधा हाउसिंग सोसाइटी और डीडीए में रहने वालों के पास होगी। नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो को दोगुना करने का ऐलान कर दिया है। रीडेवलपमेंट मतलब आपके घर को उसको फिर से थोड़ा सा रेनोवेट करने में, बनाने में, बढ़ाने में जो FAR है वो डबल करके वो सारी सुविधा दी जाएंगी। कोई भी आपको डंडा दिखाने नहीं आ सकता, कोई भी आपसे किसी तरह की गलत डिमांड करने नहीं आ सकता। आज वो व्यवस्था यूडी मिनिस्टर के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। डीडीए के इन फ्लैटों में कमरों को बढ़ाने की इजाजत होगी। यही नहीं, ये छूट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे लोगों को भी मिलने वाली है। मास्टर प्लान 2041 के लिए बीजेपी ने यह मसौदा तैयार किया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। 1962 का जो प्लान था, जो इफेक्टिव था 1981 तक, मुझे लगता है उस समय FAR ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 133 था, 133। ये 2001 के प्लान में, जो 2021 के प्लान तक लागू था, इसको बढ़ा के रमेश जी 167 पे ले गए हम। बढ़ रही आबादी के मद्देनजर समय समय पर FAR को बढ़ाया जाता रहा है। 1962 के प्लान में FAR 1.33 था, जो 2001 के मास्टर प्लान में 1.67 हुआ। 2021 के प्लान में इसको बढ़ाकर 2 किया गया और अब 2041 के मास्टर प्लान में इसको 2.60 से बढ़ाकर 3.40 किया जा रहा है। सर, एक्सटेंशन के कई तरीके हैं। एक तो है कि आप पूरी कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर ले, कुछ एरिया एक्स्ट्रा हो जो वेकेंट एरिया हो, आप उसमें सभी लोग मिलकर पूरे फ्लोर एक साथ उठा लें नीचे से ऊपर तक। एक तरीका है हम अपनी बैल्कनीज को कवर्ड एरिया में ले आए। बैल्कनीज अभी सेमी ओपन एरियाज कहलाती हैं, उसे फ्लोर एरिया में काउंट नहीं करते हैं। आप बैल्कनीज को कवर करके अपने रूम का एक पार्ट बना सकते हैं। किड्स रूम बन सकता है, स्टडी रूम बन सकता है, सर्वेंट्स के लिए, मेड के लिए वेटिंग एरिया बन सकता है। और इसमें चुनौती क्या देख रहे हैं आप? सर, इसमें चुनौती ये है कि सभी रेजिडेंट्स को या सभी फ्लैट्स को एम्पल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। कुछ फ्लैट्स को ये फैसिलिटी मिल पाएगी, कुछ फ्लैट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। सरकार का ये फैसला लोगों को भी भा रहा है। फ्लैट में वो देंगे तो अच्छी बात है, मिल जाएगा तो लेना चाहेंगे, क्या दिक्कत। हर कोई चाहेगा, कोई बेनिफिट मिलता है तो बफल लीगलाइज करके गवर्नमेंट दे रही है, अच्छी बात है। नहीं लीगल करके देगी तो अच्छी बात। जो भी एक्सटेंशन करता था, चाहे फ्रंट पर चाहे बैक पर, तो उसको जो MCD को, पुलिस वालों को और कई ऐसे जो है लोग बीच में इन्वॉल्व होते थे, उनको पैसा देना पड़ता था। और अब जैसे आप कह रहे हैं, यदि ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेपर में आ जाता है या पब्लिसिटी में आता है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, NDTV में, तो उससे सभी को हेल्प मिलेगी और इन चीज़ों से वो बच सकता है। चुनाव के वक्त की ये सौगात समस्या सुलझाने की दिशा में भी कदम है और वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। आजम खान ने अपने सबसे करीबी आसिम राजा को अपनी सीट पर उम्मीदवार बनाया है। आजम खान खूब जमकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते करते कभी कभी वो रो रहे हैं और कभी शायर होते जा रहे हैं। मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद? मुझको शिकस्त
उसके दिल को मजा याद आ गया और तुम क्यों उदास हो गए। क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। रामपुर की इसी विधानसभा सीट से अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का अंदाज़े बयां देखिए। यहां अब आसिम राजा सपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके लिए वोट मांगते हुए आजम खान खुमार बाराबंखवी का ये शेर पढ़कर भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें वो लगभग 2 साल जेल में भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान द्वारा नफरत भरे बयान देने के चलते कोर्ट ने हाल ही में उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। इस सीट पर उन्होंने अपनी विरासत आसिम राजा को सौंपी है, जो कुछ महीने पहले रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हार चुके हैं। आसिम राजा के प्रचार में आजम खान भावुक तो हो रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में तलखी अब भी बनी हुई है। आजम खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इसमें आजम खान अपने चिर परिचित अंदाज में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। 1996 से आजम खान रामपुर का विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि आजम खान का ये आखिरी किला भी इस उपचुनाव में ढा दिया जाए। यही वजह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक रामपुर में प्रचार कर चुके हैं। इसी कोशिश में हर रोज योगी कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री रामपुर की खाक छानता नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी, जो एक बार रामपुर से सांसद रह चुके हैं, वो भी रामपुर की गलियों में खिचड़ी पंचायत करते नजर आ रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव आजम खान जेल से लड़े थे। उन्हें लगभग 55,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। रामपुर सीट पर लगभग 3,84,000 वोटर हैं, जिसमें 2,27,000 मुसलमान हैं। सियासी गणित के हिसाब से आजम खान के प्रत्याशी का जीतना बहुत मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन अपने ऊपर 90 मुकदमों के चक्रव्यूह से वो कैसे निकले, ये रास्ता फिलहाल आजम खान को नहीं सूझ रहा। आजम खान पर कुल 90 मुकदमे हैं, जिसमें किताब चोरी, मुर्गी चोरी, धोखाधड़ी, 420 तमाम धाराएं हैं। लोकसभा चुनाव लड़े आजम खान तो जीते थे, लेकिन बाद में वो भी छोड़नी पड़ी क्योंकि विधानसभा चले गए। वो उपचुनाव सपा हार गई। अखिलेश यादव भी प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस बार समीकरण दूसरे हैं, माहौल दूसरा है। आजम खान की नाक की बात है और सपा की भी। यही वजह है कि अखिलेश यादव गुरुवार को प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके साथ में जयंत चौधरी भी होंगे। चंद्रशेखर भीम आर्मी के, वो भी रामपुर में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि सपा हारेगी, लेकिन आजम खान का आगे क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। रामपुर में सहयोगी तमकीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार में 4 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं कुरहनी विधानसभा की सीट पर, और इसके लिए मतदान होना है। मुख्य मुकाबला यहां पर जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता में है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ 3 सभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने प्रचार के दौरान अपने भाषण में एआईएमआईएम के प्रत्याशी के एक बार फिर चुनाव मैदान में रहने पर सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बताया है। तेजस्वी ने कहा कि 5 दिसंबर को लालू यादव की किडनी का ऑपरेशन होगा और यहां की जीत की खबर से वो और जल्द स्वस्थ होंगे। हम 3 तारीख को आखिरी प्रचार है, 2 तारीख हम 3 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता का ऑपरेशन के साथ साथ मेरी बहन का भी ऑपरेशन है। मेरी बहन हमारे पिता को किडनी दे रही है, तो हमको वहां जाना, लेकिन हम आप लोगों के भरोसे निश्चिंत होकर के जाएंगे। हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी,
तो हमसे यही पूछेंगे बेटा कुर्दी का क्या हुआ, समझ रहे हैं। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद देश की बात में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी गए कौन कौन से मंदिरों के दौरे पे। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पूरे देश में मंदिरों की यात्रा की है। जानकारों ने कहा, इससे कांग्रेस और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी के रूप में पेश करने की बीजेपी की क्षमता को कुंद कर दिया गया है। पिछली चुनावी किताब से भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों ने एक पन्ना मंदिर यात्रा का निकाल लिया। तभी भारत जोड़ो यात्रा के मार्गों की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि राहुल ने मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, वहां पूजा की। ज्योतिर्लिंग के वहां पर पहुंचने के बाद जैसे कल ही वो उज्जैन में भी महाकाल मंदिर गए थे। पच्चीस नवंबर को राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा ने शाम को नर्मदा आरती में भाग लिया और खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा पूजन किया। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी थे। ओंकारेश्वर वो तीर्थ जहां आदि शंकराचार्य को अपने गुरु मिले थे। कांग्रेस की तरफ से भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो कांग्रेस है उसका कहना है कि ये उनकी आस्था का सवाल है और कोई प्रतीक, कोई धर्म किसी एक शख्स की या किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। धर्म उनकी आस्था का विषय है और वो आस्था निजी तौर पर निभाना चाहते हैं, उसके कोई सियासी फायदे नहीं लेना चाहते। सभी ने नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा भी की। ओंकार पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर में बीजेपी की सरकार शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बना रही है। 2141 करोड़ रुपए की लागत से वहां एक संग्रहालय, एक अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनेगा। वैसे राहुल की यात्रा में बुरहानपुर में दरगाह हकीमी की यात्रा, जो दाऊदी बोहरा मुसलमानों और गुरुद्वारा बड़ी संगत साहिब भी शामिल था, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा के प्रवेश में 2 दिन की देरी के बाद इस कार्यक्रम को बदलना पड़ा। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के 4 दिन बाद सफेद धोती, लाल अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष पहने राहुल गांधी ने कमलनाथ के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में ही महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। पूजा अर्चना के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने तपस्या और तपस्वी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमला बोला। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात तो सत्य है, इतना चलना हालांकि मंदिर चलो कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात के दौरान एक वीडियो वायरल है। उसे राहुल गांधी को इस बयान से जोड़कर बीजेपी सवाल पूछ रही है, जिसमें वो कह रहे थे कि यात्रा से सब
स्वेच्छा से जुड़े हैं और इससे नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तब 7 दिन इसको भी कर, हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक न हो जाए। महाकाल मंदिर जाने से पहले राहुल जैन मुनि स्वामी प्रज्ञा सागर जी महाराज के आश्रम भी गए और वहां 30 मिनट बिताए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन किया और प्रज्ञा सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। बीजेपी के पतन की मुख्य 3 वजहें थी: किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हालांकि कांग्रेस को एक और चीज से बड़ी मदद मिली, वो ये कि बीजेपी अपना तुरुप का इक्का यानी हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरह से खेल नहीं पाई। अब कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी समेत उनके बड़े नेताओं की मंदिर दौड़ एक बार फिर से उन्हें मदद करेगी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, ताकि वो बीजेपी के तुरुप के इक्के का तोड़ एक बार फिर से निकाल पाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बच्चों की बीमारी मीजल्स यानी कि खसरा का प्रकोप मुंबई में कुछ इस कदर फैला हुआ है कि अब तक 15 बच्चों की इसमें जान गई है, जिनमें से 86% 2 साल से छोटे बच्चे थे। फैलाव इस कदर है कि बड़े भी चपेट में आ रहे हैं। खसरा कुछ इस कदर मुंबई में पसरा है कि बच्चों की बीमारी बड़ों को भी हो रही है। ये हैं 19 साल के प्रवेश कुमार, मैकेनिक का काम करते हैं और साथ में पढ़ाई भी। 2 हफ्ते पहले ये भी मीजल्स की चपेट में आ गए, अब ठीक हो चुके हैं। मेरे को बुखार आया था और बीच में दाना निकल आया था, डॉक्टर के पास गया था और दवा ववा दिए और ठिका गया था ना, खुजली हो रही थी और बाद में सुई हुई लगवाया, सही हो गया। बड़े बच्चों में यही इसीलिए क्योंकि छोटे बच्चों जो वैक्सीन मिस किया है वो इवेंचुअली बाद में वो जो इन्फेक्ट होते हैं वही ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं। अडल्ट पॉपुलेशन में भी ऐसे पॉपुलेशन होना काफ़ी स्वाभाविक है जिन्होंने वैक्सीन अपने बचपन में मिस किया हो, उन्हीं को इन्फेक्शन ज़्यादा होने का रिस्क है। हमारा फोकस ज़्यादा बच्चों में ही है, दैट इज़ 0 to 5 का जो पॉपुलेशन स्पेशली उनमें, क्योंकि मीजल्स के थ्रू न्यूमोनिया का जो रिस्क होता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, इन बच्चों में ही रिस्क इसका ज़्यादा होता है। मुंबई में खसरा से 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 बच्चे 1 साल से छोटे थे। 8 मृत बच्चों की उम्र 1 साल से 2 साल के बीच की थी और 2 की उम्र 2 साल से 5 साल के बीच। यानी सबसे ज्यादा 86% मौतें 2 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखी। मरने वाले बच्चों में 9 लड़के थे और 6 लड़कियां। महाराष्ट्र में खसरा के 717 मामले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 43% मामले मुंबई शहर से हैं। इस साल राज्य में खसरा के 11,390 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। 2019 में 1,337 थे। यानी इस साल संदिग्ध मामलों में करीब 700% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। खसरा राज्य के करीब 12 जिलों में फैल चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार खसरे के प्रकोप से निपटने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। आरोग्य हे प्राधान्याचा विषय असतो सरकारसमोर आणि त्यामुळे सरकारने आता खडबडून जागं झालं पाहिजे, कारण एवढा मृत्यू झाल्यानंतर जर आपण ताबडतोबीनं, आपल्याजवळ कोरोनाचा खूप मोठा पार्श्वभूमी आहे, आपल्याजवळ अनुभव आहे आणि त्यामुळे पटपट राज्यामध्ये काही टास्क फोर्स करणं। स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, जिसे अपनी नींद से जगाना चाहिए। इतनी मौतें होने के बाद सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे पास कोरोना का बहुत बड़ा अनुभव है, उसे देखते हुए सरकार कार्यबल गठित करे, टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाए और खसरे के बारे में जागरूकता फैलाए। सरकार को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए शिक्षा विभाग को शामिल करना चाहिए।
खसरा एक संक्रामक रोग है जो आसानी से फैलता है। इफेक्टिव्हिटी रेट खूप जास्त आहे। एका लहान मुलाला झाला की तो हवेतून पसरत असल्यामुळे पटकन बऱ्याच मुलांना होऊ शकतो। म्हणून शिक्षण विभागाने सुद्धा जागरूक राहायला पाहिजे। शिक्षण विभागाने आरोग्य विभागाने हातात हात घालून काम केलं पाहिजे, कारण जर का एखाद्याला शाळेत झाला तर अख्खी शाळा बाधित व्हायला वेळ लागणार नाही। टीकाकरण कैंपों पर बच्चों को लिए वो तमाम परिजन पहुंच रहे हैं जिन्हें खसरा का टीका लगना बाकी है। उसका उम्र 1.5 साल का है, उसको टीकाकरण करवाने लेके आई थी मैं। उन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया, उनके लिए तो बहुत ही है, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए करना ही चाहिए टीकाकरण। उससे उसकी बीमारी के मतलब फैलाव होने से भी बच सकते हैं। बच्चों का टीका ले आए, बीएमसी वाले हमेशा आते हैं इधर, पूछताछ करते, टीका देते और लेके जाते। किसी भी बीमारी के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी यानी कि उसके खात्मे के लिए 95% वैक्सीनेशन जरूरी है। लक्ष्य तक रफ्तार से पहुंचना अहम चुनौती है, क्योंकि नन्हे मासूम खतरे में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। सरहद पार से आते ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ आ रहे हैं। ड्रोन में चिप भी होती है, जिसके आधार पर केस को आगे समझ सकते हैं। सर, ये जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, आप बात कर रहे थे कि ये ड्रोन सर्वेलेंस के बारे में और ड्रोन्स के चिप के बारे में, ये न्यू वॉच टावर्स हैं, क्या ये एक न्यू कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न? जी हाँ, ये काफ़ी चैलेंज अवश्य हुआ है, क्योंकि ड्रोन्स आसमान से उड़ते हुए आते हैं, एकदम घनी रात में आते हैं, अंधेरे में आते हैं, और केवल सुनने के पश्चात हमारे पास और कोई जरिया नहीं रहता है। हमें रिस्पांस टाइम भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि छोटा सा ड्रोन है, विद इन आई थिंक 30 सेकेंड्स आवर से पार हो जाता है। तो ये एक चैलेंज अवश्य है, और हमने इसी के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स कई प्रकार के लगा रखे। सर, आपने ये बात भी कही थी कि जो ड्रोन से शेलिंग की जा रही है, कई जगह पे जो टियर गैस शेल्स, इस तरह की कोई बात है, या मतलब ड्रोन्स किस तरह के चीजों के लिए भी इस्तेमाल किए? नहीं, ड्रोन्स जो मैंने आपको बताया, हमारी जो टियर स्मोक यूनिट है टेकनपुर में, उसने एक डेवलप किया है कि किस तरह से टियर गैस शेल्स को भी ड्रोन के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें 5-6 शेल्स होते हैं, चाहे तो एक साथ 5-6 टियर गैस शेल्स गिराए जा सकते हैं, अथवा एक एक करके भी गिराए जा सकते हैं। ये हमने डेवलप किया है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सर, कौन सा सेक्टर है जहाँ पर ड्रोन साइटिंग ज्यादा होती हैं? नहीं, ज्यादा JNK और पंजाब एरिया में ज्यादा। केस लोड किस तरह का होता है? चिप्स जो है उसके बारे में थोड़ा। पेलोड ज्यादातर देखिए, ज्यादा से बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स आ रहे हैं, और कई बार हथियार भी आते हैं। और जो चिप, जैसे आपने इनबिल्ट चिप के बारे में बताया था। हाँ, चिप जैसे कि आपके टेलीफोन में, कैमरा में, सब जगह चिप होती है। इन ड्रोन्स में भी ऐसा पाया गया है कि चिप्स होती हैं, और यदि इन चिप्स की एनालिसिस की जाए तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, और जिसके बेसिस पे हम केसेस को आगे डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन।